अब हम देखेंगे कि जो हमारा संतुलित समीकरण होता है उसका क्या महत्व होता है, अर्थात उससे क्या क्या जानकारियां प्राप्त होती है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, संतुलित रासायनिक समीकरण। तो पहला हम यहाँ पर लिखे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों तथा उत्पादों के बारे में जानकारी मिलता है। हमें ये जानकारी मिलता है कि रासायनिक अभिक्रिया में कौन से अभिकारक भाग ले रहे हैं और कौन सा उत्पाद का निर्माण हो रहा है। अच्छा, तो दूसरा क्या महत्व है इसका, इससे हमें ये पता चलता है कि पदार्थों की प्रतीक क्या है तथा इसके सूत्र क्या है। तीसरा है अभिकारकों तथा उत्पादों के अणुओं की संख्या के बारे में पता चलता है। ठीक है, कि अभिकारक में जो तत्व भाग लिए हुए हैं उनकी अणुओं की कुल संख्या कितना है और उत्पाद के बाद तत्व है या यौगिक है उनमें अणुओं की संख्या कितना है। बात करेंगे इसमें द्रव्यमान संख्या का पता चल जाता है। ठीक है, कि अभिकारक के जो द्रव्यमान संख्या कितना है और उत्पाद की द्रव्यमान संख्या कितना है। संतुलित जो समीकरण होता है वो द्रव्यमान संरक्षण नियम का भी पालन करता है, जिसे कहते हैं मास कंजर्वेशन ऑफ लॉ। जैसे कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम भी बताता है कि अभिक्रिया लेने से पहले और अभिक्रिया करने के बाद दोनों का जो संख्या हुआ ना वो कितना होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अब बात करेंगे इससे ये भी हमें पता चलता है उसकी अवस्था के बारे में, ठोस है, द्रव है, गैस है। कुछ रासायनिक अभिक्रिया के जो समीकरण है होते हैं उससे हमें ये भी मालूम चल जाता है कि उसमें उष्मा मुक्त हो रहा है या उष्मा का अवशोषण किया जा रहा है या उष्मा वो अवशोषित कर रहा है। तो ये हो गया संतुलित रासायनिक समीकरण के महत्व। अब बात करेंगे रासायनिक समीकरण की सीमाएं, अर्थात जो रासायनिक समीकरण की सीमाएं कह लीजिए, अर्थात इसके दोष कह लीजिए। तो पहला दोष क्या आता है, वास्तव में अभिक्रिया होगी या नहीं होगी इस समीकरण से हम देख करके नहीं बता सकते। जैसे यहाँ पर देखिए कॉपर है और यहाँ पे साथ सल्फ्यूरिक अम्ल है H2SO4 है ना। यहाँ लग रहा है कि क्या हो रहा है, यहाँ पर जो कॉपर है वो साथ सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्या कर रहा है, क्रिया कर रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है, तो रासायनिक समीकरण में ये नहीं बता सकता है कि अभिक्रिया हो रहा है या अभिक्रिया नहीं हो रहा है। दूसरा इसका दोष है कि सांद्रता का स्पष्ट न होना। इसमें हम किसी भी अभिकारक की बात कर लीजिए या उत्पादों की बात कर लीजिए, जो उसकी सांद्रता होती है ना, हम वो ज्ञात नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तीसरा है अभिक्रिया का दौर। अब इसमें हम ये भी नहीं ज्ञात कर सकते हैं कि अभिक्रिया तेज हो रहा है कि अभिक्रिया ज्यादा हो रहा है। अच्छा, उत्प्रेरकों का प्रभाव। अब उत्प्रेरकों का जो प्रभाव है वो उस पे असर हुआ है या नहीं हुआ है, ज्यादा हुआ है या कम हुआ है, ये भी नहीं बता सकते हैं, ये भी दोष है। अच्छा, अभिक्रिया पर ताप व दाब। अब समीकरण से हम ये भी नहीं बता पाएंगे कि उस अभिक्रिया पर कितना ताप पड़ रहा है या कितना उस पर दाब लग रहा है। ठीक है, तो ये भी हम बता नहीं सकते। ये हो गया रासायनिक समीकरण की सीमाएं। अब आते हैं मक्खन वाले टॉपिक्स। ठीक है, ये बिल्कुल मक्खन वाले टॉपिक्स हैं। ठीक है, इसको तो समझ में आना ही चाहिए। आइए बात करते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो बात करेंगे मुख्यतः 5 होते हैं जो आपको पढ़ना है, ऐसे तो बहुत होते हैं। ठीक है, लेकिन आपको मुख्यतः जो आपके हाई स्कूल के जो सिलेबस में मुख्यतः 5 आपको देखना है। पहला है संयोजन अभिक्रिया, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब ये क्या होता है, तो जब दो या दो से अधिक अभिकारक क्रिया करके एकल उत्पाद का निर्माण करेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे कहेंगे संयोजन अभिक्रिया। अच्छा, पहचान कैसे करना हो तो देखिए, दो अभिकारक होगा, ठीक है, दोनों मिल जाएगा, एक इधर होना चाहिए उत्पाद की तरफ। अरे भाई, तीर के पीछे क्या होता है, अभिकारक, और तीर क्या होता है, उत्पाद। समझ में आया तो देखिए बता देंगे ना कि इधर अगर दो हुआ और दोनों जाकर एक को मिल गया है तो क्या होगा जी, क्या होगा, संयोजन अभिक्रिया होगा। ठीक है, चलिए देखिए, जैसे H2O यहाँ पर क्या बन जाएगा, जल बन जाएगा H2O। देखो भाई, जल बन गया। अब बात करेंगे, देखिए कैल्शियम ऑक्साइड और यहाँ जल जब क्रिया करेगा ना तो क्या बनेगा, ये हमारा बिना बुझा हुआ चूना है, ये जल है, यहाँ हो जाएगा Ca कोष्टक में OH का होल ट्वाइस, क्योंकि 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन,
ये हमारा क्या लगता है, बुझा हुआ चूना होता है, प्लस इससे क्या होगा, उष्मा निकलेगा। क्या निकलेगा, उष्मा निकलेगा। आपने जब कभी चूना को पानी में डालते होंगे तो देखा होगा कि बाल्टी गर्म हो जाती है ना, तो क्या किसके कारण गर्म होती है, उष्मा के कारण, अर्थात ताप बढ़ जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं वियोजन अभिक्रिया किसे कहेंगे। तो आप वियोजन अभिक्रिया को इस प्रकार से कह सकते हैं कि वह अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक या पदार्थ अभिक्रिया करके या अपघटित होकर के दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करते हैं, उसे हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे, वह अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक या पदार्थ अपघटित होकर, अपघटित मतलब टूटकर, अपघटित या टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करते हैं, उसे हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ AB कोई पदार्थ है और अपघटित मतलब टूट करके दो भागों में बन गया, A और B। उदाहरण की बात करें तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम लोग गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होगा, देखिए जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करेंगे तो कैल्शियम क्या करेगा, ऑक्सीजन से क्रिया करेगा, तो क्या बनाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस क्या बच रहा है, कार्बन और ऑक्सीजन का दो ठो, तो यहाँ क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब बात करेंगे विस्थापन अभिक्रिया किसे कहेंगे। तो वह अभिक्रिया जिसमें अधिक सक्रिय तत्व कम सक्रिय तत्व को प्रतिस्थापित करके उसका स्थान ले ले, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे कहेंगे विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। अच्छा, अधिक सक्रिय और कम सक्रिय का मतलब क्या होगा भाई, अधिक सक्रिय मतलब ज़्यादा ताकतवर होगा और कम सक्रिय मतलब कमजोर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है जिंक है, यहाँ पर कॉपर सल्फेट है। जब जिंक कॉपर सल्फेट के संपर्क में जाएगा तो क्या करेगा, जिंक जो है कॉपर से अधिक ताकतवर है, तो क्या करेगा, इनको प्रतिस्थापित कर देगा, यानी इसको हटा करके उसका स्थान ये स्वयं ले लेगा। तो यहाँ पर बनेगा जिंक सल्फेट प्लस प्राप्त हो जाएगा हमारा कॉपर, ये हमारा हो जाएगा एक्वा अर्थात जली भाग, और ये हो जाएगा हमारा ठोस। तो देखिए जिंक ने क्या कर दिया, कॉपर को प्रतिस्थापित कर दिया। क्यों कर पाया, क्योंकि जिंक की जो सक्रियता श्रेणी होती है वो कॉपर से ऊपर होती है, अर्थात इसका जो ताकत होता है बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ना, द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो देखिए वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों का समूह एक दूसरे को प्रतिस्थापित करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देख लीजिए यहाँ पर AB का समूह है, यहाँ पे CD है। अब हुआ क्या कि A जब जाएगा यहाँ पर, जब इसको C को प्रतिस्थापित करेगा ना, तो क्या करेगा, अपना स्थान ले लेता है। इसका खासियत क्या होता है डबल विस्थापन में, कि यदि आपको दूसरे का स्थान लेना है तो अपने स्थान पर उसको बैठाना पड़ेगा। A गया D के पास और जो C चला जाएगा B के पास, क्या हो जाएगा हमारा CD हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए हमारे पास है सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड है, तो क्या करेगा, यहाँ पे सोडियम बेरियम को क्या करेगा, रिप्लेसमेंट कर देगा, हटाएगा। ठीक है, तो कहां आएगा, सोडियम जो बेरियम का स्थान पे चला जाएगा और बेरियम सोडियम का स्थान पे आएगा। तो यहां पर बनेगा हमारा बेरियम सल्फेट SO4, ये हमारा एक अवक्षेप प्राप्त होगा जो श्वेत रंग का होगा। तो अवक्षेप को हम लोग नीचे करते हैं, ठीक है, तीर से, और यहां पर क्या हो जाएगा, देखिए दो सोडियम है दो क्लोरीन है ना, क्या दो लिख देंगे, यहाँ पर लिखेंगे NaCl। बात करें तो हमारा एक ठोस होगा और ये हमारा क्या होगा, जली होगा। अब इसको समझते हैं, देखिए कैसे, कहां पे Q लगाते हैं, कहां पे S लगाएंगे, कहां पे G लगाएंगे, कहां पे L लगाएंगे। तो जब यहाँ पे ठोस होता है, ठोस को सॉलिड S से, द्रव को लिक्विड L से, जली को एक्वा से AQ से, गैस को G से। ठीक है, और छेपड़ जब प्राप्त होगा तो नीचे की होता है, गैस होगा तो ऊपर होगा। उत्क्रमणीय अभिक्रिया दोनों तरफ होगा। उत्क्रमणीय मतलब, उत्क्रमणीय उसकी अभिक्रिया उसे कहते हैं जो क्रिया करने के बाद पुनः अपने क्रिया अपनी अवस्था में प्राप्त कर ले,
ठीक है, उसे क्या कहेंगे? उत्क्रमणीय अभिक्रिया। ठीक है, यानी क्रिया करते हैं, नया बनाते हैं, लेकिन फिर से उसी अवस्था में लौट के आ जाते हैं। जैसे बर्फ का पानी बनना, पानी से बर्फ का बनना, ये कौन सी क्रिया है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। यल किसके लगाएंगे? तो जल जहां पे होगा ना H2O, वहां पे यल लगाएंगे। ठीक है, और जहां पे क्लोरीन, नाइट्रेट, आयोडीन, सल्फेट है ना, OH, ये जहां पे होगा वहां पर क्या होता है? लिखकर में हमारा लगेगा AQ लगेगा, लेकिन इसमें अपवाद भी होता है। देखिए BaSO4 यहाँ पर AQ होना चाहिए, तो क्या हमने लगाया? क्योंकि बेरियम क्या होता है? जब इसके साथ बनाता है एक ठोस प्रकार का पदार्थ बनाता है। ठीक है, लेकिन ज्यादातर में क्या होगा? AQ ही आएगा। देखिए यहाँ पर है हाइड्रोजन नाइट्रेट है, यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड है। जब ये क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? ये सोडियम हाइड्रोजन को क्या करेगा? इसके स्थान को विस्थापित कर देगा, तो हाइड्रोजन इसके स्थान पे आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर बनेगा हमारा सोडियम नाइट्रेट प्लस हमारा बन जाएगा, देखिए एक O है, दो हाइड्रोजन है, तो क्या बनेगा? H2O, यानी जल बन जाएगा। तो अभी मैंने बोला ना, जहां पे NO3 होगा वहां पे क्या लगाएंगे? AQ, तो यहां पर लग जाएगा AQ। और देखिए H2 है ना, तो जल के लिए क्या लगाएंगे? यल लगाएंगे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे अब हम लोग पढ़ने वाले हैं उपचयन और अपचयन अभिक्रिया, जिसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग और हाइड्रोजन का ह्रास होता है उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन जब जुड़ रहा होगा या हाइड्रोजन निकल रहा होगा, वहां पर क्या हो जाएगा? हमारा कौन सा अभिक्रिया? उपचयन होगा। उपचयन का मतलब होता है चयन होना। ठीक है, लेकिन किसका? ऑक्सीजन का जुड़ेगा और हाइड्रोजन जब निकलेगा, फिर दोनों में कोई भी चीज हो रहा होगा ना, उसे हम क्या कहेंगे? उपचयन अभिक्रिया कहेंगे। जैसे देखिए H2O प्लस O2, यहाँ पर क्या है? 4 हाइड्रोजन, यहाँ 2 ऑक्सीजन है, तो जुड़ जाएगा ना, तो क्या बनेगा? 2H2O, क्या बन जाएगा? जल बन गया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं बाबू कि जो ऑक्सीजन है वो क्या कर गया? हाइड्रोजन में जुड़ रहा है। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा उपचयन अभिक्रिया। अब बात करेंगे अपचयन अभिक्रिया। अपचयन में क्या होता है? ऑक्सीजन का ह्रास और हाइड्रोजन का योग होता है, यानी ठीक उसी का उल्टा, ठीक उपचयन का उल्टा होता है। अब देखिए यहाँ पर तुमने लिया है कॉपर ऑक्साइड प्लस H2। जब हमारा कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ क्रिया करता है तो क्या बनाता है? देखिए यहां पर वो बनेगा हमारा कॉपर अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन किसके साथ चला जाएगा? देखिए तो यहां पर कॉपर, जब हमारा कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन से क्रिया करेगा क्या होगा? ऑक्सीजन किसके साथ चला जाएगा? हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगा, बॉन्ड बना लेगा, यहां हो जाएगा 2H2O हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा सॉलिड होता है, ये गैस होगा, यहाँ पर सॉलिड हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा? जल हो गया ना, तो यल से दिखा देंगे। समझ में आया? तो कॉपर ऑक्साइड जब हाइड्रोजन से क्रिया करता है तो क्या होता है? कॉपर प्लस जल का निर्माण हो जाता है, यानी कॉपर रिडक्शन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो वह अभिक्रिया जिसमें उपचयन व अपचयन दोनों एक साथ हो, वह अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन अभिक्रिया दोनों क्या हो? एक साथ हो, है ना, उसे क्या कहेंगे? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। आइए देखते हैं, यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 है। ठीक है, तो क्या हो रहा है? देखिए हाइड्रोजन यहाँ पर कॉपर के साथ क्या कर दिया? ऑक्सीजन छोड़ दिया। देखा जाए यहाँ पर तो हाइड्रोजन क्या हो रहा है? हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है ना, तो ये कहलाएगा हमारा उपचयन, क्योंकि देखिए हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो उपचयन हो जाएगा। और यहां पर क्या हो रहा है? कॉपर का साथ ऑक्सीजन छोड़ रहा है ना, तो क्या हो जाएगा? अपचयन। ठीक है, यहां पर देखिए जिंक ऑक्साइड है, तो जिंक के साथ देखिए जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन,
हम देख रहे हैं कार्बन यहाँ अकेला है, लेकिन यहाँ पर कार्बन के साथ कौन आ गया, ऑक्सीजन आ रहा है, यानी ऑक्सीजन का योग हुआ तो ऊपर क्या हो जाएगा, उपचयन। ठीक है, और नीचे देखा जाए जिंक के साथ क्या था, ऑक्सीजन था। ठीक है, अब साथ छोड़ दिया। भाई देखो किसी के भरोसे नहीं रहना चाहिए, ठीक है, दुनिया में कोई साथ नहीं रहता है, सब कोई साथ छोड़ देता है। यहाँ पर ऑक्सीजन ने भी साथ छोड़ दिया। ठीक है, अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो बहुत लोग हैं साथ छोड़ने वाले, इसलिए पढ़ाई कर लीजिए, है ना, बोर्ड में नंबर अच्छा आ जाएगा तो सब साथ में होंगे। अभी देखो साथ छूट रहा है, यहाँ पर जिंक के साथ जो ऑक्सीजन है ना, क्या कर दिया, साथ छोड़ दिया। ये कौन सी घटना कहलाएगा, ये हो जाएगा अपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया कहलाएगा। और देखा जाए तो उपचयन अपचयन दोनों एक साथ हो रहा है ना, तो हम कह सकते हैं ये रेडॉक्स अभिक्रिया।